Hello everyone and welcome to Jobs Adda. I hope you all are well and safe at your places. Kindly stay home, stay safe and do revise again and again. Okay students, in our previous video we have completed your topic ecology और ecosystem. ठीक है, तो अब हम उसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन. ठीक है, ये भी है आपके सिलेबस में. तो इसी टॉपिक के साथ आपके पास लास्ट में एक टॉपिक है सिलेबस में, दैट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, राइट. तो मैं उसको भी यहीं पर ही इसी के साथ ही यहाँ पर कवर कर लूँगी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, दैट इज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन. बचपन से हम बहुत बार ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, पोल्यूशन पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, है ना, ये सब हम पढ़ते आ रहे हैं. तो बहुत सा इजी है, बट क्वेश्चन जब पेपर में आता है तो वो इतना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है कि ये पोल्यूशन कैसे होता है या वो पोल्यूशन कैसे होता है. नहीं, क्वेश्चन क्योंकि अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो वो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल के ही क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे. ठीक है, तो हम उसी को ही वैसे ही अब हम पोल्यूशन को पढ़ेंगे थोड़ा सा डीपर जाके. ठीक है, तो कितने टाइप के पोल्यूशन होते हैं. सबसे पहले तो पोल्यूशन क्या होता है. तो क्या होता है पोल्यूशन. पोल्यूशन इज अनवांटेड सब्सटेंसेस. ठीक है, अनवांटेड सब्सटेंसेस या ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने रिक्वायर्ड अमाउंट से एक्सीड कर जाते हैं और उस जगह को पोल्यूट करते हैं. ठीक है, वो चीज़ें, वैसे सब्सटेंसेस या तो वो अनवांटेड है कि वो वहाँ नहीं चाहिए, या वो अपने रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा प्रेजेंट हो तो वो उस जगह को क्या कर देते हैं, पोल्यूट. तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोल्यूशन. ठीक है, अब पोल्यूशन जो करता है, जो हम बोल रहे हैं कि वो अनवांटेड सब्सटेंसेस, तो वो जो अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं पोल्यूटेंट्स. ठीक है, तो पोल्यूशन तो हो गया कि अनवांटेड चीज़ें या ऐसी चीज़ें जो अपने रिक्वायर्ड अमाउंट से एक्सीड कर जाती हैं तो उसको हम बोलेंगे पोल्यूशन, और वो जो अनवांटेड चीज़ें हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पोल्यूटेंट्स. ठीक है, अब पोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं. कितने टाइप के होते हैं. एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल और लैंड पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन. ठीक है, मेनली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. ठीक है, सॉइल या लैंड पोल्यूशन को हम एक में ही कंसीडर कर लेंगे. ठीक है, तो ये हम बचपन से ही बहुत बार हमने पढ़ा है, एयर पोल्यूशन कैसे होता है, वाटर पोल्यूशन कैसे होता है. ठीक है, अब बात आती है कि पोल्यूटेंट्स की, राइट. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एयर पोल्यूशन. राइट, एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन क्या हो गया, वैसे सब्सटेंसेस, वैसी गैसेस जो एयर में एक्स्ट्रा एक्सीड अमाउंट में प्रेजेंट होंगी या नहीं होनी चाहिए, जो नहीं प्रेजेंट होने चाहिए सब्सटेंसेस, जब वो एयर में प्रेजेंट होंगे तो वो हमारी एयर को क्या करेंगे, पोल्यूट करेंगे. तो उसको हम क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन बोलते हैं. राइट, यही हुआ. अब एयर पोल्यूशन को जो पोल्यूट करेंगे वो वाले सब्सटेंसेस, उनको हम क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूटेंट्स. क्या बोलते हैं हम उनको, एयर पोल्यूटेंट्स. ठीक है, अब क्वेश्चन कैसा आता है. क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये नहीं आएगा कि एयर पोल्यूटेंट्स बताओ फॉलोइंग में से कौन से. नहीं, क्वेश्चन आपको आएगा कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स या विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स. तो फिर आप वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे कि पोल्यूशन तो हम आज तक पढ़ते ही आए हैं मगर ये तो हमने नहीं पढ़ा. राइट, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे. तो उसके लिए आपको कैसे करना है, एयर पोल्यूशन. सबसे पहले बात है, 2 टाइप के पोल्यूटेंट्स होते हैं. एक होता है हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट और एक होता है हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट. अब क्या होता है प्राइमरी और क्या होता है सेकेंडरी. ठीक है, जनरली जितने भी बताओ कौन कौन से पोल्यूटेंट्स होते हैं जो हमें एयर को पोल्यूट करते हैं. ठीक है, कोई भी हो सकता है, CO2, SO2, NO2, CO, है ना, ये स्मोक. ठीक है, स्मॉग और एटसेट्रा. ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, ये सब जो गैसेस हैं, ये सब सब्सटेंसेस हैं जो एयर में पोल्यूशन करती हैं. अब ये जो जितने भी सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, अगर आप इनको थोड़ा सा ध्यान से देखो और अगर आप इनके सोर्सेज देखो कि ये कहाँ से रिलीज होते हैं,
तो ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स वो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो हम डायरेक्टली एयर में जो है उसको रिलीज करते हैं। अब जैसे CO2 है, तो CO2 जो है वो कहाँ कहाँ से निकलेगा, या तो बर्निंग ऑफ वुड से निकलेगा, जो स्मोक बनेगा यही होगा, या तो वो क्या होगा हमारी ऑटोमोबाइल से निकलेगा। तो वो डायरेक्टली किसी जगह से निकल के हमारी एयर में वैसे ही फॉर्म में जाकर पोल्यूशन कर रहे हैं, ऐसा ही होगा ना। तो जैसे ये हो गया, फिर इसमें होता है CFCs, तो CFCs कैसी आ रही है, वो भी डायरेक्टली ही हमारे हम कोई ना कोई काम कर रहे हैं जिसमें वो प्रोड्यूस हो रही है और वो डायरेक्टली हमारी एयर में जा रही हैं। तो ये वो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो डायरेक्टली एमिट होते हैं एयर में और इंस्टेंटली एयर में पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, आज तक अब जितने भी पॉल्यूटेंट्स पढ़ते आए वो सारे के सारे कौन से हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, अब बात आती है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की, कि अगर जब सबके सब यहीं आ गए तो फिर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में क्या होगा। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जब ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, जब ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एयर में जाते हैं, ठीक है, जब यही प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एयर में जाकर एयर के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर आपको सिंपल सी रिएक्शन लिखती हूँ, प्राइमरी पॉल्यूटेंट, ठीक है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट प्लस एयर। ठीक है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट जब एयर में जाते हैं तो एयर के साथ रिएक्ट करके ये कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, मतलब और इनसे ज़्यादा और कुछ कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स गैसेस बनाते हैं या और कॉम्प्लेक्स कोई सब कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये जो फिर बाद में ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। क्लियर हुआ ये चीज़ मैं क्या बोल रही हूँ। यही प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जब हवा में जाकर हवा में रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पर एक ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। क्लियर हुआ, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। हाँ, तो अब वही पर प्राइमरी पॉल्यूटेंट ऊपर जाके बनाते क्या है, मैम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे बड़ा और डेंजरस जो यहाँ पर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है वो यहाँ पर आता है पैन। ठीक है, दैट इज पैन। इसको आप बोलते हो पेरोक्सी एसाइल नाइट्रेट। ठीक है, पेरोक्सी एसाइल नाइट्रेट ये क्या है, आपका एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ठीक है, और इसी के साथ आ जाता है आपका N2O5। ठीक है, या आप बोल सकते हो ग्राउंड लेवल ओजोन, ये भी जो है क्या है, सारे के सारे आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। अब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कैसे बने, ये जो पैन है, N2O5 है, ग्राउंड लेवल ओजोन है, ये डायरेक्टली नहीं हम किसी अपने सोर्सेज से एमिट कर रहे हैं। ये जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है जब ये हवा में गए, ये हवा में जाकर रिएक्ट करके उन्होंने ये वाले जो हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाए और इनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अब ये जो ग्राउंड लेवल ओजोन है इसको अभी हम यहाँ क्लियर करेंगे। यहाँ जब हम ओजोन लेयर डिप्लीशन करेंगे इसको मैं आपको वहाँ पर समझाऊंगी कि ग्राउंड लेवल पर भी कैसे ओजोन बन जाती है। क्लियर हुआ ये चीज़। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या हुए, जब वही प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एयर में जाकर एयर के साथ रिएक्ट करके एक अलग सा एक कॉम्प्लेक्स सा कंपाउंड बनाएंगे तो वो कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, और ये भी हमारी एयर को पॉल्यूट करते हैं। क्लियर हुआ ये चीज़, समझ आ गया ये चीज़। ठीक है, तो अब समझ आ जाएगा कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, राइट। तो यही है आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, राइट। अब एयर पॉल्यूशन तो हमें पता चल गया क्या है, कैसा है। ठीक है, अब बात आती है इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन हो गया, अब इसके इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, आजकल तो हम एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स बहुत अच्छे से देख सकते हैं हमारे सराउंडिंग्स में, कि आप देख सकते हो एक तो हमारा वेदर में जितना चेंज आ रहा है, क्लाइमेट चेंज है, ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग है, प्लस सीजन्स में वो है अनटाइमली जो है वो सीजन्स अब आ रहे हैं। ऐसा ही है ना, जहाँ कहाँ पहले इतनी ठंड हुआ करती थी टिल मार्च या अप्रैल तक, पूरा
पुराने ज़माने में, तो आजकल वो तो ठंड तो बिल्कुल जनवरी में ही ख़त्म हो जाती है, ऐसा ही है ना। वो क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ये सब के सब जो भी रीजंस हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, ये सारे के सारे रीज़न हैं किसके, इफ़ेक्ट्स हैं किसके, हमारे एयर पॉल्यूशन के। ठीक है, तो अब एयर पॉल्यूशन के इफ़ेक्ट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट जो मेन फिनोमिनाज हैं हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो एयर पॉल्यूशन का इफेक्ट होता है दैट इज एसिड रेन। ठीक है, दैट इज एसिड रेन। अब एसिड रेन कैसे होती है? एसिड रेन बहुत बार हमने पहले भी ये पढ़ी हुई है, तो इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। एसिड रेन क्या हुआ? जब यही गैसेस, ठीक है, जब यही गैसेस हवा में जाएंगी तो ये हवा में प्रेजेंट होंगी, एयर पॉल्यूशन है। तो जब बारिश होती है, जब रेनफॉल होती है, तो ये जो गैसेस हैं, ये जब एयर के जो रेनफॉल के वाटर ड्रॉपलेट के साथ रिएक्ट करेंगी तो ये क्या बनाती हैं? ये एसिड फॉर्म करती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम अगर यहाँ पर बात करें तो जैसे है यहाँ पर H2, सॉरी, जैसे यहाँ पर है सल्फर, ये SO2 एंड NO2। ठीक है, ये जो मेन गैसेस हैं, ये जो मेन गैसेस हैं, ये मेन गैसेस हैं जो क्या फॉर्म करती हैं या जो क्या कॉज करती हैं? एसिड रेन। ठीक है, अगर एसिड रेन पे हमेशा क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कॉजेज द एसिड रेन, तो जो सबसे ज़्यादा मेन जो गैसेस हैं जो एसिड रेन कॉज करती हैं वो कौन है? SO2 एंड NO2। ये आपको हमेशा याद रखना है कि कौन सी गैसेज हैं, कौन कौन सी गैसेज हैं? SO2 एंड NO2। ठीक है, तो SO2 गैसेज और NO2 गैसेज क्या करती है? ये जब हवा में जाती हैं तो हवा में रहती हैं, फिर जब रेनफॉल होती है तो ये पानी के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाती हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं? तब जब फिर वैसी बारिश जब नीचे ज़मीन पे पड़ेगी या किसी जगह पर पड़ेगी तो वो फिर कैसे फॉल होगी? एज एसिड फॉल होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन। ठीक है, अब एसिड रेन के इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? एसिड रेन से हमें क्या नुकसान है या हमें क्या इफेक्ट हो सकता है? देखो, एसिड रेन का जैसे आपको सबसे अच्छी एग्जांपल दैट इज मार्बल मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, जो भी मार्बल बिल्डिंग्स हैं या कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं अगर जो मार्बल से बने हैं तो उसको ये इफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि मार्बल किससे बना है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, तो कैल्शियम कार्बोनेट भी एक सब्सटेंस है, तो जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो भी आगे रिएक्शन देगा। ठीक है, तो वो उसके साथ रिएक्ट करेगा और वो उसके कलर को डिग्रेड करेगा। ऐसे ही होता है। तभी जो हमारे पास सबसे अच्छी एग्जांपल है दैट इज ताजमहल। ताजमहल इज क्या, कैसा होता जा रहा है? पेल होता जा रहा है, येलो होता जा रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन और बिकॉज ऑफ एसिड रेन। और एसिड रेन का क्या इफेक्ट हो सकता है? एसिड रेन का इफेक्ट खाली ताजमहल पे नहीं है, वहीं जब बारिश, जो हवा में गैस वाली बारिश है, जब वो एसिड बन के गिर रही है तो वो ज़मीन पर पड़ रही है या पेड़ पौधों पर पड़ रही है, तो वो प्लांट्स को भी हार्मफुल है ना, प्लांट्स को भी के लिए भी वो डेंजरस है, वो प्लांट्स को भी हार्म कर रही है, प्लस वो सॉइल को हार्म कर रही है। क्यों? क्योंकि वो सॉइल में एसिड डिजॉल्व होगा, वही पानी जो एसिड मिलके आ रहा है, तो वो जब बारिश के फॉर्म में नीचे गिर रहा है तो वो सॉइल को क्या करेगा? उसको एसिडिक बना देगा। ठीक है, तो सॉइल का पीएच खराब होगा, या आप बोल सकते हो इनडायरेक्टली सॉइल की फर्टिलिटी वो है वो उसको क्या करेगा? कम करेगा। यही होगा। प्लस और क्या, एनिमल्स पे इफेक्ट पड़ सकता है या ह्यूमंस पे, ऑर्गेनिजम्स पे फर्क पड़ सकता है। कैसे? हमें स्किन इरिटेशंस हो सकती है या स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये सारे के सारे जो भी इफेक्ट्स है ये सब किसके हैं? एसिड रेन के हैं। तो एसिड रेन को कॉज करने वाली दो मेन गैसेस कौन कौन सी हैं? SO2 एंड NO2। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड किसका है? एसिड रेन कॉजिंग जो है वो दो मेन गैसेस हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाते हैं ये तीन कॉन्सेप्ट या ये तीन फिनोमिनाज। अब ये तीन फिनोमिनाज आर वैसे तो वेरी वेरी मतलब इजी, अगर आप इसको एक बार अच्छे से सुन लोगे, समझ लोगे, देन यू विल, आई एम श्योर कि आपको ये अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने कैसे याद करना है ये मैं आपको सब बताऊंगी बट डिटेल में, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि इसको नोट डाउन अभी आपने नहीं करना है, आपको सिर्फ अभी सुनना है कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। ठीक है, और बाद में आप मेरी वीडियो पॉज करके यहाँ पे मैं जो भी डायग्राम बनाऊंगी आप उसको यहाँ पर बना सकते हो। क्लियर हुआ ये चीज़? चलो अब हम स्टार्ट करेंगे ये सारे फिनोमिनाज। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं ये हमारे फिनोमिनाज दैट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक है,
क्या है ओजोन लेयर डिप्लीशन और कैसे हुई, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं, बहुत ज़्यादा हमारी अर्थ के बाहर एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लेयर आती है ट्रोपोस्फेयर। ये वो स्फेयर है जहाँ पर हम रहते हैं, लैंड का हमारा जो लेयर है ये जहाँ पर हम रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आता है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो जस्ट हमारे ऊपर जहाँ पर क्लाउड्स हैं और जहाँ पर हमारा प्लेन्स एंड बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वो वाला लेयर कौन सा है, स्ट्रेटोस्फेयर। देन आगे मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब देखो जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है इसके अंदर नेचुरली एक पतली सी लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर। अब एक्चुअल में ओजोन लेयर और ओजोन क्या है, ठीक है। ओजोन होता है O3, ठीक है। ओजोन क्या होता है, O3। ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, ये गैस जिसको हम क्या बोलते हैं, ओजोन गैस। ओजोन इज एक्चुअली अ गैस। और ये जो ओजोन गैस की लेयर होती है जो कहाँ प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है नेचुरली। तो कभी क्वेश्चन हमेशा आता है कि ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच लेयर, तो कौन सी लेयर हो गई, वो स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, इस वजह से इसको हम कभी कभी ओजोनोस्फेयर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ओजोनोस्फेयर बोलो या स्ट्रेटोस्फेयर बोलो, वन एंड द सेम थिंग, बट इसको ओजोनोस्फेयर इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें क्या प्रेजेंट है, ओजोन लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। अब होता क्या है, देखो ये जो ट्रोपोस्फेयर है यहाँ पर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी सारी ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही हैं, ये हमारा अभी इमीडिएट जो इन्वायरमेंट है, ठीक है। अब होता क्या है, ट्रोपोस्फेयर में होती है एयर पोल्यूशन, ठीक है। अब जो अभी हमने जस्ट इससे पहले एयर पोल्यूशन पढ़ा उसमें हमने क्या देखा, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, राइट। अब वो जो पोल्यूटेंट्स हैं वो फिलहाल यहीं पर ही हैं, ठीक है। वो कहाँ है, वो फिलहाल यहीं पर ही हैं, ट्रोपोस्फेयर में ही है, ठीक है। अब वहीं हमने जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स पढ़े थे तो मैंने आपको बोला कि इसमें कौन कौन से आ गए, आपके सारी गैसेस जो हम डायरेक्टली एमिट करते हैं, CO2, CH4, NO2, SO2 और CFC, स्मोक ये सब इसमें आ गई हमारी प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स में। वहीं मैंने आपको बोला था कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में हमारे पास क्या बन जाती है, ग्राउंड लेवल ओजोन। तो जब वो वाली प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स यहाँ पर मिलकर एयर में रिएक्ट करके एक क्या बनाएंगे, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनाएंगे, तो वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कैसा होगा कि एक अलग से एक पोल्यूशन वाली ओजोन की लेयर जो है वो यहाँ ट्रोपोस्फेयर में भी बन जाएगी, ठीक है। एक अलग से, नेचुरली नहीं बनी है ये, हमारे ट्रोपोस्फेयर में ओजोन नहीं होनी चाहिए। ओजोन जो गैस होती है इट इज़ अ डेडली पॉइजनस गैस, राइट। तो ओजोन हमें रिक्वायर्ड नहीं है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर्ड नहीं होती है, ठीक है। तो जो ओजोन यहाँ पर ग्राउंड लेवल ओजोन बनती है वो किसका रिजल्ट है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, मतलब प्राइमरी पॉल्यूटेंट जब यहाँ पर आए तो उन्होंने हवा के साथ मिलकर यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर में भी एक ओजोन लेयर की गैस की लेयर जो है वो बना दी, और वो जो गैस की लेयर बन जाती है ट्रोपोस्फेयर में, दैट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो बनती है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ग्राउंड लेवल जो ओजोन है वो कैसे बनती है, तो वो कैसे बनती है, प्राइमरी पोल्यूटेंट से बनती है, ठीक है। इट इज़ अ, या तो बोल सकते हो आप इट्स सिंपल, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, या आप बोल सकते हो इट इज़ द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स विद द एयर, ठीक है। बट नेचुरली जो ओजोन लेयर है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब जो यहाँ जो ये नेचुरली ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है इसका क्या काम है, ठीक है, ये यहाँ पर क्यों प्रेजेंट है। ओजोन जो लेयर है, O3 जो गैस की लेयर है, इसका काम है कि इसका काम है सन की सारी हार्मफुल यूवी रेज को यहाँ पर एब्जॉर्ब करना, ठीक है। इसका क्या काम है, जितनी भी हमारे अर्थ में क्या
सन की हार्मफुल यूवी रेज पड़ रही हैं, ये उसको यहीं पर ही एब्जॉर्ब कर लेती है और यहाँ से नीचे हमारे ट्रोपोस्फेयर पर नहीं आने देती। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूवी रेज आर वेरी वेरी हार्मफुल, वेरी वेरी हार्मफुल रेज होती हैं ये। ठीक है, तो इसीलिए इनको ये यहीं पर ही एब्जॉर्ब कर लेती है, इसको नीचे नहीं आने देती। ठीक है, तो ओजोन का काम क्या है? अब ओजोन नेचुरली कहाँ प्रेजेंट होता है? स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या है कि ये इसने यूवी रेज को क्या करना है? एब्जॉर्ब करना है, सो दैट कि वो यूवी रेज हमारे अर्थ सरफेस पर नहीं फॉल करे। ठीक है, अब ट्रोपोस्फेयर में ड्यू टू एयर पॉल्यूशन जो है एक अलग सी एक फॉल्स ओजोन लेयर की गैस भी ओजोन गैस की लेयर भी बन जाती है, विच इज द रिजल्ट ऑफ क्या? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, ठीक है, ये चीज होगा क्लियर अब यहाँ पर। अब देखो ओजोन लेयर डिप्लीशन, एक्चुअल में हम इस लेयर की बात कर रहे हैं कि ये लेयर की डिप्लीशन को हम बोलते हैं ओजोन। अब ये हुई कैसे? ठीक है, डिप्लीशन क्या होता है? कम करना, रिड्यूस होना। ठीक है, अब जब यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर में मैंने क्या बोला, यहाँ पर बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बड़ा हार्मफुल सा पोल्यूटेंट होता है जिसका नाम होता है CFCs। ठीक है, जिसका नाम क्या है? CFCs। CFCs क्या होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ से निकलते हैं? हमारे रेफ्रिजरेंट से, हमारे कूलेंट से, हमारे जितने बड़े बड़े जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं, हमारे AC से, यहाँ से इससे जो गैस निकलती है वो कौन सी होती है? CFC, एंड इट इज वेरी वेरी हार्मफुल गैस। ठीक है, CFC। अब जो ये CFC यहाँ पर रिलीज हुई है, इस ये क्या करती है? बाकी और कोई भी जितनी भी गैसेस यहाँ रिलीज हुई हैं वो कोई भी इस ट्रोपोस्फेयर से ऊपर मूव नहीं करती हैं, वो यहीं पर ही रिएक्ट होकर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बना देती हैं। बट CFC एक ऐसी गैस है जब उसका अमाउंट ट्रोपोस्फेयर में ज़्यादा हो जाता है तो ये कहाँ मूव कर जाती है? ये मूव कर जाती है ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर में। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ? कोई भी बाकी पॉल्यूटेंट जो हैं वो यहाँ से ऊपर नहीं मूव करते, उनका जब अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो वो एयर के साथ रिएक्ट होके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बना देते हैं। मगर CFC एक ऐसा पॉल्यूटेंट है जब जिसका अमाउंट ट्रोपोस्फेयर में ज़्यादा हो जाए तो वो क्या कर जाता है? वो स्ट्रेटोस्फेयर में मूव कर जाता है। ठीक है, अब जब CFC यहाँ स्ट्रेटोस्फेयर में मूव कर जाता है, ठीक है, अब जैसे स्ट्रेटोस्फेयर में मूव कर जाएगा तो यहाँ ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। अब जो ओजोन लेयर एक्चुअल में क्या है? अ लेयर ऑफ गैस। कौन सी गैस? ओजोन गैस। अब जो ये CFC है विल रिएक्ट विद ओजोन। ठीक है, देखो कैसे रिएक्शन होगी। सबसे पहले ये CFC लाइट से, सबसे पहले ये CFC सनलाइट से रिएक्ट होगी और सनलाइट से रिएक्ट होकर ये क्या देगी? फ्री क्लोरीन एटम या फ्री क्लोरीन रेडिकल। ये मैंने सिंगल सा ऐसे डॉट सा लगाया है, इसको इसलिए लगाते हैं, ये फ्री क्लोरीन एटम। ये फ्री, जब भी हम किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट के ऊपर ऐसा रेडिकल सा लगाते हैं इसका मतलब ये होता है कि ये ना अब किसी के साथ कंबाइन होगा ना ये कहीं पर यूज होगा, ये एज सच ही जो है वहां पर मूव करता रहेगा, वैसा ही इन्वायरमेंट में रहेगा, वैसा ही एयर में ये मूव करता रहेगा। ठीक है, सबसे पहली रिएक्शन यहाँ पर क्या होती है? CFC ने सनलाइट के साथ रिएक्ट कर फ्री क्लोरीन एटम प्रोड्यूस किए। ठीक है, अब जो ये फ्री क्लोरीन एटम है ये इतना हार्मफुल है कि ये जो फ्री क्लोरीन एटम है ये रिएक्ट करता है अब किसके साथ? ओजोन गैस के साथ। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन यहाँ पर क्या हो रही है? ये जो फ्री क्लोरीन एटम है ये रिएक्ट करेगा ओजोन गैस के साथ और ये यहाँ पर क्या करेगा? इस ओजोन को चेंज कर देगा किस में? O2 में। ठीक है, इस ओजोन को चेंज कर देगा किस में? O2 में। और ये क्या होगी हमारी यहाँ पर? ऑक्सीजन। ये क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो CFC सबसे पहले ऊपर आई स्ट्रेटोस्फेयर में, इसने यहाँ पर आके सबसे पहले सनलाइट सा रिएक्ट करके ऊपर ये ब्रेक डाउन होगी किसमें? फ्री में, यहाँ पर लिख देती हूँ, फ्री क्लोरीन रेडिकल या आप इसको बोलो एटम। ठीक है,
क्या, फ्री क्लोरीन रेडिकल या एटम। ठीक है, CFC ने सबसे पहले सनलाइट के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर क्या हुआ, फ्री क्लोरीन रेडिकल या एटम दिया। फिर ये जो फ्री क्लोरीन एटम था इसने क्या किया, ओजोन गैस के साथ रिएक्ट किया और ओजोन गैस को डिप्लीट किया, चेंज किया किसमें, ऑक्सीजन में। और ओजोन गैस जो होती है वो ओजोन जो गैस है वो कैसे बनी होती है, O+O2। ठीक है, एक O2 का मॉलिक्यूल और एक सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ ये क्या बनती है, ओजोन गैस बनती है। ठीक है, अब जब यहाँ पर ओजोन गैस थी O3, बट अब ये किस में चेंज होने लगी, O2 में चेंज होने लगी। तो यहाँ पर जो O3 है इसका अमाउंट क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा। क्यों, और क्योंकि यहाँ पर जो ये फ्री क्लोरीन एटम था इसने ओजोन को ऑक्सीजन में चेंज करना शुरू कर दिया। बट एक्चुअल में हमें यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर ओजोन ही चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन यूवी रेस को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, यहाँ पर सिर्फ ओजोन ही यूवी रेस को जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। यही हुई बात। तो जब यहाँ पर ओजोन ऑक्सीजन में चेंज होने लगी तो ये जो ओजोन की जो लेयर थी, ये पतली होने लगी, ये थिन होने लगी। ठीक है, तो ये जो थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर हुई, ठीक है, ये जो थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर हुई ड्यू टू क्या, ड्यू टू CFC। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन। जब भी हमने पहले सुना था कि ओजोन होल, तो एक्चुअल में देयर इज नो होल एज सच नहीं था। होल अगर होता तो फिर तो पूरा यूवी रेज डायरेक्ट नीचे आती। एक्चुअली इट वॉज नॉट होल नहीं था, बट क्या था कि कुछ एरिया में ओजोन लेयर के कुछ, जो अर्थ के ऊपर कुछ एरिया में, वहाँ पर जो ओजोन लेयर थी वो थिन हो गई थी, वो बहुत पतली हो गई थी। ठीक है, होल एज सच नहीं हुआ था, खत्म नहीं हुई थी, वो थोड़ी सी थिन हो गई थी। क्लियर हुआ ये चीज। तो वो जो थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर है उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब इस कॉन्सेप्ट में, इस फिनोमिना में आपको क्या याद रखना है, आपको सबसे पहला ये याद रखना है कि ओजोन लेयर डिप्लीशन कौन सी गैस करती है, तो वो कौन करता है, CFC करती है, पहली चीज। अब CFC जो है वो क्या प्रोड्यूस करती है, फ्री क्लोरीन एटम। ये क्वेश्चन आता है कि CFC जो है ओजोन लेयर डिप्लीशन में वो क्या प्रोड्यूस करती है, कौन सा एटम या कौन सा फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करती है, तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, सिंगल क्लोरीन एटम। ठीक है, सिंगल फ्री क्लोरीन एटम। अब और कैसे ये हो रही है, क्योंकि ये जो क्लोरीन एटम है ये क्या कर रहा है, ओजोन को चेंज कर रहा है, किसमें, ऑक्सीजन में। और हमें यहाँ पर ऑक्सीजन ना चाहते हुए हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ओजोन चाहिए। क्लियर हुआ ये चीज। ठीक है, अब ये जो ओजोन लेयर डिप्लीशन है ये अब बहुत ज़्यादा जो है अब रिकवर हो चुकी है। पहले ये ओजोन होल जो था अब वो काफ़ी जो है वो रिकवर हो चुका है। ठीक है, आफ्टर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हुए, बहुत सारी मीटिंग्स हुई UN लेवल की, तो उन्होंने फिर वहाँ पर डिस्कस किया कि हम CFCs का जो यूज़ है उसको रिड्यूस कर देंगे सो दैट कि हमारा इन्वायरमेंट पहला जैसा हो जाए। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे। अब जब यहाँ पर यूवी रेज एब्जॉर्ब कम हो रही थी तो वो ज़्यादा अर्थ पे फॉल हो रही थी। तो जब वो यूवी रेज ज़्यादा अर्थ पे फॉल कर रही थी तो फिर क्या हो रहा था, स्किन प्रॉब्लम्स हो रही थी, कैंसर्स हो रहे थे, अर्थ सरफेस को प्रॉब्लम हो रही थी, प्लांट्स को डेंजरस इफेक्ट था, एनिमल्स को था। तो ये सब इफेक्ट्स जो थे फिर वो देखने को मिले। तो बट उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद जो ये ओजोन लेयर थी ये दोबारा से रिवाइव हो भी गई है। ठीक है, तो ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या हुआ, जब CFC ट्रोपोस्फेयर में ज़्यादा हो जाती हैं तो वो यहाँ से ऊपर मूव कर जाती हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, और स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। तो ये जब CFC यहाँ स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट हुई तो यहाँ पर ये सबसे पहले ब्रेक डाउन हुई विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, और उसमें किस में ब्रेक हुई, ये क्लोरीन फ्री एटम। जैसे ही क्लोरीन फ्री एटम दिया इसने, उसके बाद इसने क्या किया, इस ओजोन को चेंज किया किसमें, ऑक्सीजन में। ठीक है, तो ऑक्सीजन में जब ओजोन चेंज होने लगी तो जो ये ओजोन लेयर थी वो थिन होने लगी, पतली होने लगी। तो इसी थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर को हम क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन। क्लियर हुआ ये चीज, ये फिनोमिना क्लियर हो गया। ठीक है, अब आप इसको
यहाँ पर ऐसे ही पॉज करके वीडियो को यहाँ पर डायग्राम बना सकते हो और ये रिएक्शन लिख सकते हो, और इसमें ज़्यादा कुछ खास लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर ही आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़, अब दो चीज़ इसमें और जो क्वेश्चन आ जाते हैं, क्लास 4th में भी ये क्वेश्चन आया था कि ओजोन को, ठीक है, ओजोन मेजरिंग यूनिट, ओजोन को हम कौन से यूनिट से मेजर करते हैं? तो ओजोन को हम मेजर करते हैं डॉप्सन, ठीक है, डी और बी छोटा, डीबी डॉप्सन यूनिट, ठीक है, तो डॉप्सन यूनिट से हम इसको मेजर करते हैं, एक चीज। और 16th सितंबर एवरी ईयर वी सेलिब्रेट क्या? ओजोन डे, ठीक है, 16 सितंबर एवरी ईयर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं। मतलब इस दिन हम देखते हैं कि ओजोन लेयर प्रिवेंशन डे को हम इसमें यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। तो दो क्वेश्चन आपने इसमें और क्या याद रखने हैं कि डॉप्सन यूनिट, ओजोन को हम कैसे यूनिट में मेजर करते हैं, और दूसरा है कि इस ओजोन डे कब बनाया जाता है, दैट इज 16 सितंबर। राइट, क्लियर हुआ ये चीज? तो ये था आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट फिनोमिना, दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, सबसे पहली बात ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ेंगे, वो क्या होता है। ठीक है, देखो क्या होता है, कभी जब आप जैसे आजकल तो बहुत गर्मी है, तो कभी आप गाड़ी लेके कहीं जाते हो, तो आप कहीं शॉप पे गए हो, तो आपने 15 या 20 मिनट के लिए, जैसे सपोज करो आपने आधे घंटे के लिए गाड़ी को बंद करके धूप में बंद करके आप चले गए, ठीक है, जैसे ही आप वापस आए तो धूप पड़ रही थी गाड़ी पे, जैसे आप वापस आप जैसे गाड़ी खोलते हो तो गाड़ी में क्या हो जाती है, बहुत सारी हीट हो जाती है, बहुत गर्म हो जाती है गाड़ी, ठीक है, क्योंकि गाड़ी पूरी बंद थी, शीशे वगैरह विंडो सारी अप थी। फिर आप क्या करते हो, जैसे आप गाड़ी में तो फटाफट एसी ऑन करते हो, विंडोज नीचे करते हो कि थोड़ा सा बाहर हवा हीट बाहर जाए और अंदर से थोड़ा सा हीट जो है वो कम हो, यही करते हो। वो क्यों हुआ? वो इसीलिए हुआ क्योंकि जो ग्लास था, जो आपकी गाड़ी का शीशा है, कांच है, उसने क्या किया, हीट को अंदर आने दिया, ठीक है, उसने हीट को अंदर आने दिया, मगर उसने उसी हीट को बाहर नहीं जाने दिया, उसने उस हीट को अंदर आने दिया मगर उसको वापस रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने दिया, यही हुआ, ऐसा ही हुआ। ठीक है, एक चीज और, जब आप किसी प्लांट नर्सरी में जाते हो, ठीक है, नर्सरीज में जब आप जाते हो तो वहां पर आप देखते हो उन्होंने ग्रीन ग्रीन कलर के नेट टाइप के शेड्स बनाए होते हैं, है ना, शेड्स बनाए होते हैं, ग्रीन ऐसे कलर की नेट्स उन्होंने रखी होती है, और उसके अंदर उन्होंने कुछ वैसे प्लांट्स रखे होते हैं जिनको एक मैक्स ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, रिक्वायर्ड टेम्परेचर, ऐसा ही होता है। तो कभी जब आप उस नर्सरी में जाओगे तो कभी आप उस शेड के अंदर जाकर देखना, यू विल फील द डिफरेंस इन द टेम्परेचर, जैसे ही आप उसके अंदर जाओगे तो 2 या 3 डिग्रीज का टेम्परेचर का आपको फर्क नजर आएगा, अंदर का जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द आउटसाइड टेम्परेचर, ठीक है, ये फर्क होगा। वो क्यों? क्योंकि वो जो ग्रीन शील्ड उन्होंने लगाई थी उसने हीट को ट्रैप कर दिया, आने दिया, बट वहां से वापस नहीं जाने दिया, वहां से वापस नहीं जाने दिया। क्लियर हुआ ये चीज? अब वैसे ही सेम इज द केस विद आवर अर्थ, ठीक है, हमारी अर्थ के साथ भी ऐसा ही केस है। अब कैसा केस है, ये सपोज करो हमारी अर्थ है, अर्थ है, ठीक है, अब इस अर्थ के बाहर आपको पता है लेयर ऑफ गैसेस है, एयर है, एयर की गैसेस लेयर है, ठीक है। अब ये जो लेयर ऑफ गैसेस है, अब इसमें मेन 4 जो गैसेस हैं कौन कौन सी, CO2, CH4, NO2, ठीक है, एंड CFCs, ठीक है, देखो कौन कौन सी, CO2, CH4, NO2 एंड CFC, ये जो 4 गैसेस हैं, ठीक है, ये जो 4 गैसेस हैं, ये क्या करती हैं, जब सन की रेस या सन की, मैं यहाँ पर बात करूँ हीट, हीट जो यहाँ सन से आ रही है, इनका काम क्या है, इसको हीट को एब्जॉर्ब करना, ठीक है, इसको हीट को एब्जॉर्ब करना और यहाँ से वापस नहीं जाने देना, ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेना बट यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देना, ठीक है। अब ये जो गैसेस हैं जो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं और उसको रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देती हैं,
इसकी वजह से हमारे जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है दैट इज 19 डिग्री सेल्सियस वो मेंटेन हुआ है। ठीक है, आपको पता है हमारे अर्थ का एक एवरेज टेम्परेचर है, जो पूरी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है जो मेंटेन्ड है, और वो जो मेंटेन्ड है 19 डिग्री सेल्सियस पे, वो किसकी वजह से है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज गैसेस। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन गैसेस का काम क्या है? हीट को एब्जॉर्ब करना, मगर वापस रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देना। ठीक है, तो ये जो एवरेज टेम्परेचर में जो ये एवरेज टेम्परेचर मेंटेन्ड है, अगर ये गैसेस ना हो और ये गैसेस यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब करें भी और यहाँ से वापस भी रिफ्लेक्ट बैक होने दें, तो हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है, स्टडीज कहती हैं -40 डिग्री सेल्सियस होता अगर ये गैसेस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो हमारे जो अर्थ मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर, इट इज़ -40। तो अगर हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस मेंटेन्ड है, तो वो किसकी वजह से है? ये गैसेस की प्रेजेंस की वजह से है। ठीक है, तो ये फिनोमिना ये जो गैसेस हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस। ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये क्या करती हैं? हीट को एब्जॉर्ब करती हैं और वापस रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देती हैं। अब ये जो इफेक्ट है, हीट को एब्जॉर्ब करना और रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देना, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, अब ये जो इफेक्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इट इज इंपॉर्टेंट इफेक्ट, या आप बोल सकते हो इट इज अ पॉजिटिव इफेक्ट। अब पॉजिटिव इफेक्ट कैसे है? देखो, ये अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर ये एवरेज नहीं होगा, हमारी अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा, -40 तक हो सकता है। यही था, तो इसीलिए जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इट इज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट। अब क्वेश्चन आता है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है? दीज आर द 4, यही 4 मेन ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यस, CFCs भी। ठीक है, तो ये 4 जो गैसेस हैं, दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेस, और ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये क्या करती हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो है वो मेंटेन्ड हुआ है। ठीक है, अब होता क्या है? यही जो गैसेस आप यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस देख रहे हो, अभी पहले आपने ये जो गैसेस थी, इनको आपने एयर पॉल्यूशन में देखा था, याद आया? अभी आपने यही गैसेस को एयर पॉल्यूशन में देखा था। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, टाइम के साथ साथ जब अर्थ में ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ने लगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्रीज, ये वो, सिविलाइजेशन, हमारी अर्बनाइजेशन, ये जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, अर्थ में डेवलपमेंट होने लगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज आने लगी, तो उसमें क्या हुआ? ह्यूमन एक्टिविटीज़ में पोल्यूशन बढ़ा, यही सब गैसेस से पोल्यूशन बढ़ा ना। ऑटोमोबाइल्स आए, फैक्ट्रीज आए, चिमनीज आई, हाउस होल्ड आया, तो उसमें क्या हुआ? यही गैसेस रिलीज हुई, यही गैसेस जो हैं वो अब हमें एयर पोल्यूशन में दिखाई देती हैं। तो फिर क्या हुआ? जब एयर पॉल्यूशन की वजह से ये सब गैसेस में क्या होने लगा? इंक्रीज। ये सब गैसेस क्या होने लगी? इंक्रीज होने लगी। तो इनका काम क्या है? इनका काम है हीट एब्जॉर्ब करना। तो जितनी ज़्यादा ये गैस प्रेजेंट होगी, उतनी ज़्यादा ये हीट एब्जॉर्ब करेंगी। ऐसा ही होगा, जितनी ज़्यादा जो चीज़ प्रेजेंट होती है, वो उतनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी, और इसकी टेंडेंसी है कि हीट ही एब्जॉर्ब ही करनी है, वापस रिफ्लेक्ट बैक नहीं करनी है। तो उसकी वजह से क्या हुआ? जब ये गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस में इंक्रीज हुआ, जो हीट थी वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होने लगी। तो जब बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होने लगी, तो उसकी वजह से क्या हुआ? जो हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर था, वो 0.6 डिग्रीज जो था वो इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हुआ? 0.6 डिग्रीज। ठीक है, अब ये जो 0.6 डिग्रीज टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, इट इज इन लास्ट 3 डेकेड्स। ठीक है, ये लास्ट 3 डेकेड्स में जो है, ये 0.6 डिग्रीज जो है टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। ये जो
एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ का वो इंक्रीज हुआ ड्यू टू क्या, एक्सेस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये जो दोनों इफेक्ट्स फिनोमिनाज हैं ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर साथ में लिखा है। क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर अकेला वैसे है तो ये पॉजिटिव इफेक्ट है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट इफेक्ट। क्यों? क्योंकि इसके बिना हमारे अर्थ का टेम्परेचर एवरेज मेंटेन नहीं होगा। बट जब एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हुआ और ये जब गैसेस का अमाउंट जो है वो इंक्रीज हुआ, इस इंक्रीज अमाउंट की वजह से क्या हुआ, हमारे पूरे के पूरे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ। तो जब पूरे ग्लोबली अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ ड्यू टू द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर हुआ ये चीज़, समझ आया ये चीज़? ठीक है। अब पूछा जाता है ग्लोबल वार्मिंग, मेन ग्लोबल वार्मिंग कॉजिंग गैस कौन सी है, तो मेन ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज ये 4 ही हैं, मगर फिर भी एक आप मेन का नाम लोगे तो उसमें कौन सी आ जाएगी, CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हुआ ये चीज़ मैं क्या बोल रही हूँ? ग्रीन हाउस इफेक्ट सिंपली क्या है, एक पॉजिटिव इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। बट जब वही ग्रीन हाउस गैसेस का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू एयर पॉल्यूशन, तो वो क्या करेगी, ग्लोबली अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करेगी और उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। आई होप आपको ये अब ये सारे के सारे फिनोमिना समझ आ गए होंगे। इसमें ज़्यादा रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ 2 या 3 चीज़ें आपने हर फिनोमिना में याद रखनी है। और मोस्टली इसमें क्वेश्चन यही आएगा, गैसेस कौन सी हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं या ग्लोबल वार्मिंग गैसेस। ये जो टेम्परेचर है स्टूडेंट्स, इसको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये टेक्निकल टर्म्स हैं, ये आपको बहुत सारी बुक्स में डिफरेंट दिखेंगी, तो इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। बस क्वेश्चन आ सकता है आपको गैसेस पे। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी गैस ओजोन लेयर डिप्लीट करती है और वो क्या प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये सब के सब जो है एयर पॉल्यूशन के साथ ही रिलेटेड थे, तो इसीलिए मैंने आपको इसको इसके साथ ही यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया, क्योंकि जस्ट हमने एयर पॉल्यूशन पढ़ा तो उसके साथ आपको इसको कंबाइन करना ईजी होगा। क्लियर हुआ ये चीज़, समझ आया? एंड आई होप कि आपको अब ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। इसको एज सच अगर डायग्राम्स में समझ आ जाती है तो आई थिंक आपको ऐसे ही नोट डाउन कर लेना चाहिए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के सारे पॉल्यूशंस कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।